नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। टक्कर के आज के गुरुवार यानी थर्सडे एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा की तरफ जा रही है। बंगाल का इलेक्शन हिंसा की तरफ क्यों जा रहा है, वहां पर सोचिए किस तरह से 7 अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। आखिरकार बंगाल में क्या चल रहा है, सियासत ऐसी क्यों हो गई है बंगाल के अंदर, इसका विश्लेषण, इस पर बड़ी चर्चा, एनालिसिस आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में। चुनाव करीब आते आते बंगाल में फिर वही खेल शुरू हो गया है, जिसके लिए वहां की सियासत बदनाम है। अराजकता, हंगामा, दंगा। पहली तस्वीर मालदा की है, जहां एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने मामले में संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई सियासी नजरिए से बात करता है। क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता उपद्रवी कौन है? मैं रात 2 बजे तक हर चीज पर नजर रख रहा था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सोची समझी साजिश थी। इसका लक्ष्य अधिकारियों का मनोबल गिराना था। सीजेआई ने राज्य प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমার হাতে নেই। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। আজকে বাংলাকে অসম্মান করেছেন আপনারা, স্টেটের বদনাম করেছেন। ये अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को जो काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनको भी तंग किया जाता है। होपफुली इलेक्शन के बाद इनको जनता ही एक लेसन दे देगी। अपने लोग बांग्लादेशी, अपने वोटर अपने हिसाब से चुनाव जीतना, अपने बम फेंक के मारना, डराना, तो आप लोगों ने भय इतने सालों से क्रिएट किया, उसका अंत होने जा रहा है इस चुनाव में। ये पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रेकडाउन है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्यों तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठियों के समर्थन में है? जहां टीएमसी है वहां अपराध है। डिस्टर्बेंसेस है, ये बैक्ड बाय भाजपा, प्लान्ड बाय भाजपा, क्योंकि अगर कोई सीन क्रिएट हो जाए तो भाजपा थ्रू ईसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर्स है वो मिसयूज करने का और भी कोशिश करेगा। इस बीच भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, लेकिन अमित शाह के रोड शो के दौरान ममता बनर्जी के घर के पास टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने से हालात बिगड़ते बिगड़ते बचे। घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। एक परीक्षा की घड़ी है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस बारी दीदी जीत का चौका लगा पाएंगी? मैं समझता हूं परीक्षा की घड़ी जरूर है, लेकिन ओपोनेंट्स के लिए है, ये ममता बनर्जी के लिए नहीं है। चुनाव सरगर्मियों के बीच ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में आईपैक के ठिकानों पर रेड की। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में ये छापेमारी हुई। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या बंगाल की लड़ाई एक बार फिर अराजकता की धूरी पर घूम गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आइए नजर डाल लेते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण के ऊपर। आज का विश्लेषण बंगाल में सियासत और अराजकता वाले कॉकटेल का विश्लेषण। साल था 2019, तथ्य नंबर 1, लोकसभा चुनाव था। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा हुई। ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तक तोड़ दी गई और टीएमसी ने यह काम किया, यह कार्य किया। अब 2020 विधानसभा चुनाव, अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर पथराव किया गया। यह कोविड के दौर वाला चुनाव था। 2011 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मारा गया। 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़ा। ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए, लेफ्ट के कार्यकर्ता मरे।
कांग्रेस की कार्यकर्ता मरे, लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी है, वो बोलती ही नहीं है इस विषय पर। क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी नहीं खड़ी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है बंगाल में। आइए, और तथ्य नंबर 2, 2018 पंचायत चुनाव, आपको याद होगा टीएमसी की जीत के बावजूद बीजेपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर हमले, दर्जनों की मौत होती है वहां पर। अब आगे की बात करते हैं 2021 की। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। नतीजों के बाद हिंसा में 50 से ज्यादा की मौतें हुई। अब 2023 विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, नामांकन से मतदान तक हिंसा, 33 से ज्यादा मौतें, और नामांकन तक नहीं करने दिए जा रहे थे। नामांकन कोई कर नहीं रहा था, सबको हिंसा का डर था। ऐसे हालात बना दिए थे ममता बनर्जी ने। 2024 लोकसभा चुनाव, पहले ही चरण में हिंसा शुरू हुई, 61 मौतें हुई, 1500 लोग घायल हुए। फैक्ट नंबर 3, फरवरी 2019 शारदा चिटफंड के सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर पूछताछ के लिए पहुंचती है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की टीम को उल्टा बंधक बना लिया। ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना दिया। यह तथ्य नंबर 3 है। 2021 की बात कर लेते हैं, 2021 की बात कर लेते हैं, नारदा। अब 2026 की बात कर लेते हैं, आईपैक पर रेड। ईडी की टीम कोयला घोटाले केस में जांच के लिए आईपैक के दफ्तर पहुंची। पुलिस कमिश्नर के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी, जो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो भी वहां पहुंच गई। अधिकारियों पर फाइलें ले जाने का आरोप है और ममता ने खुद हरी फाइल छीन ली, खींची और लेके निकल गई। अब बड़ा प्रश्न यह है आज का, बंगाल की सियासत को हिंसा से छुटकारा क्या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या बंगाल में यह रक्त रंजित सियासत चलती रहेगी? मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फराज किदवई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सोमनाथ भाती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के 3 टाइम एमएलए, मेरे साथ आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के। मैं सीधा रुख करता हूं फराज किदवई, आपके पास में टीएमसी की भी नेत्री जुड़ेंगी, लेकिन फराज किदवई, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी घबरा रही है, डर रही है, कहीं छिटक ना जाए सत्ता? अमीश जी देखिए, डर तो इस अमीश जी डर तो इस टाइम सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी डर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बोला ना कि बंगाल में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है। आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल इस देश में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्यों में से एक है। इस देश के दलितों के लिए पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्यों में से एक है। और यह मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, यह भारत सरकार कह रही है। अगर आप पूछिएगा कि भारत सरकार कैसे कह रही है, तो उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। अभी आपने 3-4 चीजें बोली कि इन नेताओं के ऊपर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमले हुए। अमीश जी, तो इम्तियाज जलील जी के ऊपर भी हमला हुआ था महाराष्ट्र में, उसका भी जिक्र कर दीजिए। सुदीप रॉय बर्मन का के ऊपर हमला हुआ त्रिपुरा में, ये कांग्रेस के नेता थे, एक यूनियन के ऊपर हमला किया। ममता बनर्जी, मेरा पॉइंट आपसे ये है सर, ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर, ममता, रोहित कुमार भी जुड़ गए हैं, ममता बनर्जी पहुंच गई फाइल लेने के लिए, सामान्य लगता है आपको? नहीं, देखिए ममता बनर्जी जी जो इस देश में कर रही हैं, या आदरणीय अखिलेश यादव जी जो इस देश में कर रहे हैं, वो सामान्य, या अरविंद केजरीवाल जी जो इस देश में कर रहे हैं, ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम फासिस्ट विचारधारा के खिलाफ, क्या बात कर रहे हैं आप? फासिस्ट विचारधारा के खिलाफ आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए, अच्छी बात है, लेकिन मालदा में 9 घंटे तक इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाया गया। ऑनरेबल सीजेआई ने बोला मैं रात को 2 बजे तक सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। शर्मनाक घटना थी ये, शर्मनाक घटना थी भारत के इतिहास के अंदर। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को और लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हैं, अगर 24 में आते तो ऐसे लोकतंत्र को बचाते। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को 9 घंटे बंधक बनाया गया ममता बनर्जी की सरकार के अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम फासिस्ट से लड़ाई लड़े। फासिस्ट कौन है यहां पर, और ऐसे लोकतंत्र बचाएंगे? कल को 27 में आपकी सरकार आ गई तो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बंधक बनाएंगे आप लोग। लोकतंत्र के आप ठेंगे पे तेल लेने के, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। नहीं, लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी ने ठेंगे पे रख दिया है, लेकिन आज की तारीख मालदा में किसने रखा? पश्चिम बंगाल में लॉ एंड, सर सुनिए तो, सर अमीश जी,
आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में किसकी है? जरा से आप अपने दर्शकों को बता दिए। ओके, शहजादपुरा वाला एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट आपका, वो कह रहे हैं कि ये तो अब सेंट्रल एजेंसी सब कुछ देख रही है, हमारा कोई लेना एक ना लेना दो। मैंने फराज भाई की सारी बातें बिना कोई हस्तक्षेप के सुनी, तो हाँ, मैं आपका ओपनिंग कमेंट और मैं फराज भाई के भी सवाल का जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट, ये रूटीन इंसिडेंट नहीं, ये जानबूझकर प्रायोजित घटना है। ये चैलेंज के प्रति किया है, कोर्ट के प्रति डायरेक्ट चैलेंज है। वेस्ट बंगाल की सरकार, ईसी नहीं, ने अपना दायित्व निभाने से इनकार कर दिया है। आपकी सरकार में सभी लोग पॉलिटिकली बोलते हैं। आपको और मुझको पता है कि मिसक्रिएंट्स कौन है। मैं 2 बजे तक मॉनिटरिंग कर रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट, तो कौन फैसिस्ट है? ये पहली बार नहीं है। 6 जनवरी 2024 ईडी की टीम पे हमला, अप्रैल 2024 एनआईए पे हमला, सितंबर 2025 एमएलएस के ऊपर विधानसभा में हमला, सीआरपीएफ की टीम पर हमला, नड्डा जी के कॉन्वॉय पर हमला, शुभेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय पर हमला, पोस्ट पोल वायलेंस और इस प्रकार की अनेकों घटनाएं जिस पर रूल ऑफ लॉ ने, लॉ ऑफ द रूलर कोर्ट ने बोला। दूसरी बात आते हैं जो फराज भाई ने बोला कि क्या इलेक्शन कमीशन का, नहीं, तो डीजीपी चेंज किया है। ये कोई एकलौती डीजीपी नहीं है जो चेंज हुआ है। हर प्रदेश में इलेक्शन के समय पर बायस्ड ऑफिसर्स को चेंज करने की बहुत लंबी पुरानी प्रथा है। इसका मतलब ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर का दायित्व खत्म होता है। फॉर इंस्टेंस, प्लीज 20 सेकंड, फॉर इंस्टेंस आज जो कोर्ट में आए थे वो थे कपिल सिब्बल एंड मेनका गुरुस्वामी, राज्यसभा एमपी फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस। वो अपेयर कर रहे थे पश्चिम बंगाल के सरकार का पक्ष रखने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं तो आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं भाई साहब। आप तो कह रहे हैं ना कि ये फैसिज्म के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये हुआ क्यों ये हमला। ममता बनर्जी, एसआईआर एक दूसरे तरीके का एनआरसी है। मनीरुल इस्लाम, जमीन में गाड़ देंगे अगर नाम काटा तो। राजीव बनर्जी, ये आखिरी खून के दिन के तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, नाम काट कर तो देखिए। कल्याण बनर्जी, उंगली काट देंगे ज्ञानेश कुमार तुम्हारी। पार्थिक भौमिक, नाम काटा तो आग लगा देंगे, जला देंगे। फिराद हकीम, ईसी के हाथ पैर तोड़ देंगे। आज इसी के चलते 7 ऑफिसर्स में 3 महिला थी। वो मां, माटी और मानुष का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके ऊपर हमला जुडिशियल ऑफिसर पे, और फराज की दुआई संविधान के सबसे बड़े पोस्टर बॉय। ये तो संविधान का वो सुपरमैन वाला केप पहन के आता है ना डिबेट में कि हम हैं संविधान वाले, पीडीए वाले। अरे भाई, आदिवासी बीएलओ ऑफिसर को मारा, आदिवासी सांसद खगेन मुर्मू को मारा, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, और यहां पर बैठ के ये संविधान की दुआई दे रहे हैं। गजब है भाई। फराज का रुख करता हूं। फराज, क्या आपको लगता नहीं है कि अमीर जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दिहाई देती हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन की विपक्षी सरकारें धज्जियां उड़ाती हैं? ममता बनर्जी की सरकार ने धज्जियां उड़ाई है, एक बार नहीं कई बार उड़ाई है। ठीक है, एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। हैंग ऑन सर, देखिए मैं आपको बताता हूं, शुभेंदु अधिकारी जी इस देश में क्या हैं ये दुनिया को पता है। बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर की सरकार अगर पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। शहजाद भाई, चुनाव न लड़ लीजिएगा वेस्ट बंगाल से, वरना आप अपनी बात करो भाई, आप अपनी बात करो। आप तो नाम में यादव नहीं है, आपको कुछ नहीं बनाने वाले। नहीं, अरे आपके नाम में यादव ने, आप अखिलेश जी की संतान नहीं है। आप अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ दो। मेरी पार्टी मेरी चिंता कर लेगी। संविधान आप तो उनकी संतान नहीं है अखिलेश के, आपको कुछ एक बोलो। दिस इज रॉन्ग शहजाद भाई, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अरे आप व्यक्तिगत हुए जा रहे भाई, मुझ पर छोड़ो ना। ममता बनर्जी की सरकार पे बोलो। शुभेंदु अधिकारी संविधान की किस आर्टिकल को यूज करके अगर कोई मुसलमान विधानसभा में जाता है तो उसको विधानसभा से उठा करके फेंक देंगे। अगर उन्होंने, देखिए, अगर उनका यह बयान है तो गलत बयान है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं बोल रहा हूं कि आप शुभेंदु अधिकारी के बयान का तो समर्थन करने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन आप मुझे बोलिए जो ममता बनर्जी जी एक्शन कर रही हैं वहां पर, क्या वो जायज है या वो नाजायज है? ममता बनर्जी जी वही कर रही हैं इस देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के नेताओं ने किया। 9 अधिकारियों को बंधक बनाकर, मतलब ममता बनर्जी जी जैसा नेता चाहिए। 7 अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर के खिलाफ, 7 अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर ममता बनर्जी वही कर रही है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं सर?
लॉजिक की भी लॉजिक का भी कोई अंत, इलॉजिक का भी कोई अंत होता है। लेकिन एक सवाल, लेकिन मेरा सवाल है एक ऑडियो डाउन। ओके, मेरा सवाल ये है, देखिए आप लोगों ने भी इमेज ऐसी बना दी है ना शहजाद पूनावाला कि सेंट्रल फोर्सेस जाएंगी, वो वहां पर राज्य की सरकार को डिस्टर्ब करेंगी, पूरा माहौल खराब करेंगी। ममता बनर्जी तो पहले है नहीं, केजरीवाल ये कहते रहे दिल्ली के अंदर, इसके अलावा स्टालिन कहते रहे तमिलनाडु में। तो गंदा खेल तो आप लोगों ने खेला है ना, जिसको कांग्रेस और विपक्षी पार्टी कहती है घिनौना खेल। तो यू ऑल्सो प्लेड अ गेम ना अमीश भाई। तो जो आप करते हैं, वो जो आप बोल रहे हैं वही आप देख रहे हैं। अब अमीश भाई, और कोई एंकर होता तो उसको हम चालाकी से कुछ और बोल भी देते। आपके सामने ये सब नहीं चलता। आपको वेरी वेल पता है कि एक नहीं अनेकों बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों का ट्रांसफर सीबीआई एनआईए पे किया है। इनफैक्ट आज का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गिव इट टू सीबीआई एनआईए। इसका मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल फोर्सेस को ला रही है, या सुप्रीम कोर्ट जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ है? लेकिन ममता जी पहली नहीं है ना, केजरीवाल कह चुके हैं, स्टालिन कह चुके हैं, नहीं कह चुके। अच्छा, मैं अभी आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। स्टालिन के स्टेट में भी आज एसआईआर हुआ, केरलम में भी एसआईआर हुआ, उसमें तो ना जुडिशियल ऑफिसर लगे ना ये तमाशा हुआ। क्या सेंट्रल फोर्सेस ओवर रीच नहीं करती? तो आप दिल पे हाथ रख के बात बोल सकते हैं। सब बता रहा हूं पूनावाला जी। पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने क्योंकि अपने खुदा को हाजिर नाजिर मान के, हाजिर नाजिर मानकर, और फराज भाई है नाराज भाई बन गया आज। बस सुनिए, मेरे टिकट के लिए नाराज मत होना, अपनी जगह के लिए नाराज हो कि क्या होगा आपका। आप तो उस परिवार से नहीं है। अब सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब। 3 स्टेट्स है जहां पर एसआईआर, जहां पे चुनाव हो रहा है। केरलम में कोई तमाशा हुआ? एक स्टेटमेंट पिनराई विजयन का बता दो तो मैं मान लूं। स्टालिन जी का एक स्टेटमेंट बता दो अभी। We all know why ममता is saving it। अच्छा, ममता जी क्यों बचाव कर रही है? उनका वोट बैंक है। अब बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है, क्या सेंट्रल फोर्सेस ओवर रीच नहीं करती हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। एक ही स्टेट है, एक ही, सुनिए ना, एक ही स्टेट है। मैंने केजरीवाल का एग्जांपल दिया, केजरीवाल का, स्टालिन का एग्जांपल दिया। अरे भाई साहब, मैं आपको वही बता रहा हूं, किसी और स्टेट में किसी भी चुनाव के समय इतनी हिंसा कहीं और नहीं होती। आई एग्री। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पंचायती राज चुनाव में क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है। जिन 7 ऑब्जर्वर्स को कल बंधक बनाया गया था, पूरा मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया है। बंगाल के चुनाव के अंदर कल बीती रात बहुत बड़ी रात थी, 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बंधक बनाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें ऑनरेबल सीजीआई को इंटरवीन करना पड़ा है। मालदा की घटना के बाद हरकत में आ गया है चुनाव आयोग, बड़ी कार्रवाई कर सकता है। चुनाव आयोग ने अफसरों की बैठक बुलाई है बकायदा। ये बड़ी डेवलपमेंट है। मालदा में अधिकारियों को बनाया गया था बंधक, बड़ा दुखद घटना थी। मेरे साथ एक सेकंड, सोफिया खान है टीएमसी की। बिल्कुल नहीं, मैं आगे आपको टाइम सर। ओके, 10 सेकंड। फराज किदवाई ने बोला कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो लड़ाई है। मतलब क्या हमारे वो ऑफिसर तो सुप्रीम कोर्ट ओके, ये सवाल आपने सोफिया खान समाजवादी पार्टी आप लोगों की सपोर्ट में है, क्या वो ऑफिसर्स अंग्रेज थे क्या? अब ये इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा है। क्या आप भारत के संविधान को आप लोग नहीं मानते सोफिया जी? मेरा प्रश्न ये है, क्या भारत के संविधान से ऊपर है ममता बनर्जी? देखिए, जिसकी पीड़ा वही जाने। जिस जेन्युइन और लीगल वोटर्स का नाम काटा गया है, वो भी 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में लोग बौखलाए हुए हैं। उनके डेमोक्रेटिक राइट, उनके मौलिक अधिकारों को सिर्फ लूटा नहीं गया है बल्कि छीना गया है। और ये मैं प्रमाण के साथ कह सकती हूँ कि ये लोग कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या नहीं है, ये इसी देश के वासी हैं। और ठीक चुनाव से पहले सारे लोगों के नाम एडजुडिकेशन के नाम पर छोटी छोटी गड़बड़ियां, माने अल्फाबेट्स, एड्रेस, हेना तेना इत्यादि, इसके नाम पर नाम काटे गए हैं। तो यहाँ की जनता भड़की हुई है, बौखलाई हुई है कि उनके भविष्य में क्या होगा। क्योंकि ये जो जनता है ना, ये देख रही है, तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। तो कोई विकल्प नहीं है इस देश में। जनता के पास चूंकि विकल्प नहीं है, जनता ने घेराव किया। तो इस चीज के नहीं, ये जनता ने किया है और इसकी दायित्व सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग सोफिया जी, मैंने आपको सुना, उनको पता था कि मैंने आपको पूरी माजरत के साथ सुना, बहुत रिस्पेक्टफुली आपको सुना। सोफिया जी, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू ऑन 1 पॉइंट। आपने बोला जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात बताइए, अगर जनता के पास ऑप्शन नहीं होगा तो वायलेंस होगी। ऑफिसर्स को क्यों पकड़ा गया, 7 अफसरों को? आज ऑनरेबल सीजीआई को बात को बोलना पड़ा। आप सामान्य घटना नहीं मान सकती। आई रिस्पेक्टफुली
एंड फुल्ली डिसएग्री विद यू। आप बंधक बनाने को लेजिटिमाइज कर रही हैं। आप कह रही हैं सरकारी अफसरों को बंधक बनाया जाएगा, वो लेजिटिमाइज है। कल को नेताओं को बताया जाएगा, टीएमसी के नेताओं को बंधक बना लेंगे, स्वीकार करेंगे आप? कहां जाएगी अभी सरकार भी? अभी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ऑब्वियसली सरकार डिसॉल्व हो चुकी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है बचाए कि वो प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट जहां पर लाखों की संख्या के लोग अगर उतरेंगे मैदान में, तो जाहिर सी बात है ये इसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता, कोई भी परेशानी हो। आई डोंट एग्री टू इट। ओके, शहजाद पूनावाला नाउ दिस पहले तो आप मुझे बताइए अमित जी, आप इतना बड़ा चैनल मिस कर गए, सरकार डिसॉल्व है, क्या बात करते हैं? न्यूज़ 18 वाले बहुत पीछे है भाई। उम्मा न्यूज़ से सुनता हूं कुछ, उम्मा न्यूज़ से ब्रेकिंग है कि भाई सरकार डिसॉल्व है। ये अमित जी आपको ही नहीं पता, फराज की दवाई को और उम्मा न्यूज़ को पता है। बताइए, ये उम्मा न्यूज़ चल रहा है। अरे सुनिए ना भाई, अरे यहाँ पे पथराव और घेराव मत करो मेरा। मैं बीजेपी वाला हूँ, ये सुन के नहीं लूंगा, मैं सुन के नहीं लूंगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना? सुनिए, दूसरी बात मैं अपनी बात कर, ये आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा होगा। 6 महीने पहले 8 महीने पहले हम लोग करते थे बिहार पे डिबेट, नाम काटे जा रहे, नाम काटे जा रहे, तो आप रोज पूछते थे नाम काटे जा रहे, मेरे शो पे ले आओ मैं बता देता हूं। फिर कोर्ट में सुनवाई चली, उसमें नहीं बताया। अभी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की हियरिंग चली, इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, सड़कों पे आएंगी जी। ये खान मैडम ने बोला है सड़कों पर जुडिशरी ऑफिसर्स का घेराव करो और ये संविधान की व्यवस्था की वकालत करते हैं। मैं अब ये संविधान रक्षक वो सोमनाथ जी को दिखाना, वो तो वकील है। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करना है, सड़क पे आना है। आनंद दुबे जी क्यों सड़क पे आना है? सड़क पे होगा जाएगा आनंद दुबे, सोमनाथ भारती, मेरे को आना पड़ेगा। सोमनाथ भारती, यू आर ऑफिसर ऑफ लॉ, आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं। मेरा सीधा सवाल है, जिस तरह से बंधक बनाया गया, सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, ये अप्रत्याशित घटनाक्रम है। ममता बनर्जी क्या चुनाव हार रही हैं इसलिए बौखला गई हैं क्या? और उनके नेता क्या कह रहे हैं? होगा ऐसा ही होगा, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सड़कों पे ये क्या हो रहा है? हिंसा का कोई जगह नहीं है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये कहा है। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मुझे अब बात कर लेने दीजिए माननीय अमित जी, अगर आप परमिट करेंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा, आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं इस वक्त चुनाव आयोग का एकाधिकार है वेस्ट बंगाल में, ये सबको पता है। लाखों की संख्या में उन्होंने अधिकारियों का ट्रांसफर किया, ये सबको पता है जी। तो चुनाव आयोग माननीय परम आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी जवाब देंगे इसका। लेकिन एक और बड़ी न्यूज बताता हूं आपको, आंध्र प्रदेश चुनाव में 2024 में 4.16% वोट रात 12:15 बजे से सुबह 2 बजे तक डाले गए। ये भी बहुत बड़ी खबर है। चुनाव आयोग बड़ी खबर अभी डेमोक्रेसी को तबाह कर रहा है। मेरे लिए खबर है 7 ऑब्जर्वर्स को बंधक बनाया गया मालदा में, और उस पर आप चुप्पी धारण करके बैठे। कंप्रोमाइज चुनाव आयोग है। देखिए सोमनाथ विहीन चुनाव आयोग है, जो डेमोक्रेसी का बर्बाद करने वाला चुनाव आयोग है। ओके चुनाव आयोग डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहा है। ओके, ऑपोजिशन में एक बिग स्टेटमेंट, चुनाव आयोग डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहा है। कोर्ट क्या कर रहा है? ऑनरेबल कोर्ट क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बर्बाद कर रहा है। आम आदमी पार्टी ये मानती है। सोमनाथ जी, आपसे सवाल है मेरा। सोमनाथ भारती मेरा सवाल है, क्या गरीबों के दुकान खराब कर दिए, जीवन बर्बाद कर दिया। पश्चिम बंगाल की जनता दिल्ली को देख ले, दिल्ली का उदाहरण देख ले। भाजपा को अगर वोट दे दिया, आपके घरों को तबाह कर देगी। ये अदानी अंबानी के एजेंट हैं, उसके लिए काम करते हैं। आपकी जमीनें हड़प देंगे, आपका सब कुछ हड़प देंगे, आपके स्कूल तबाह कर देंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। यही अदानी अंबानी में गिरे रही है आप, जो देश की इकोनॉमी का भला कर रहे हैं। भाई बोलूं, हाँ थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्रोमाइज ईसी, हाँ जस्ट 30 सेकंड्स। कॉम्प्रोमाइज ईसी, आपको याद है बाइपोल्स हुए थे देश में कुछ, उसमें आम आदमी पार्टी जीती थी, तब कांग्रेस ने बोला कि कॉम्प्रोमाइज ईसी आम आदमी पार्टी को फेवर कर रहा है। एनीवे, वो विषय नहीं है। आंबेडकर जी की एक वाक्य आपको याद होगी, ग्रामर ऑफ अनार्की। उन्होंने तो बोला महात्मा गांधी का भी जो प्रोटेस्ट है ना, वो भी नहीं होना चाहिए आजादी के बाद। ये उनका स्टैंड था। मैं उसको अलग है कि वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को भी नहीं मानते थे, वायलेंट प्रोटेस्ट के तो आंबेडकर जी सख्त खिलाफ। आज आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर ऑफिसर ऑफ लॉ बोल रहे हैं कि क्योंकि सो कॉल्ड ईसी ने टेक ओवर कर दिया है, सड़कों पे उतर आओ। और सड़कों पे ईसी ने लाखों ट्रांसफर नहीं किए, 480 ट्रांसफर, जिसमें 60 आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर, 600 आईएएस आईपीएस होते बंगाल में।
60 के ट्रांसफर है और हर प्रदेश में, आंध्र में हुए हैं चुनाव के समय, महाराष्ट्र में हुए हैं, असम में हुए, केरल में हुए, कहीं ये नंगा नाच नहीं हो रहा। ये हिंसा का नंगा नाच जस्टिफाई करने वाले वकील है, वकील बिरादरी आज देखे, आज वकील बिरादरी देखे। अरे हम संविधान की कसम खाते हैं, हम संविधान की कसम खाते हैं। अच्छा, ये आजाद पूनावाला, हाँ, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने भाजपा करण कर लिया अपने आप को, ज्ञानेश कुमार तलवे चाट रहा है तुम्हारा, क्या बात करते हैं भाई साहब, मैं तो समझ में नहीं आता, समझ के परे हो चुका है। ऐसे हम संवैधानिक संस्थाओं पे बोलते हैं, ये ऑफिसर ऑफ लॉ है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, ये लॉ मिनिस्टर रहे, आप एक इलेक्शन कमिश्नर जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, संवैधानिक पद पे है भाई। आप मुझे गाली दो ना, आप पीएम को दो ना गाली भाई। क्या किया बेशरम ने, ये ज्ञानेश कुमार बेशरम ने क्या किया? दिल्ली वोट चोरी हुई, 1,48,000 से घटा करके तुमने 1,02,000 वोट चोरी। परसों तक तो आप कह रहे थे कांग्रेस की वजह से हम लोग चुनाव हार गए, आज ज्ञानेश कुमार की वजह से हार गए। पंजाब के अंदर आप अलायंस करेंगे कांग्रेस के साथ, और आप बोलेंगे आपकी अपनी पार्टी के अंदर इतना बड़ा खेल चल रहा है। आज राघव चड्ढा को आपने डिप्टी लीडर से हटा दिया है, आपकी अपनी पार्टी में अपना इतना बड़ा खेल चल रहा है, अब वो उनको बोलने भी नहीं दिया जाएगा। और यहाँ ज्ञानेश कुमार 7 अफसरों को बंधक बना लिया। और जो जिस सुप्रीम कोर्ट में आप केस लड़ते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लड़ाई, आप उस सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट। मैं जाना नहीं चाहता उस दिशा में, मुझे मत ले जाओ उस दिशा में मान्यवर। और अभी अमित शाह जी का भाषण सुनवा रहे थे, उसमें अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने पता क्या कहा कि टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना। हाँ, चुनाव में उकसा रहा है, कौन उकसा रहा है? ये को भाषा है, टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में क्यों बोला? ओके, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। आई आस्क दिस आल्सो। अमित शाह, मैं अमित शाह से भी सवाल पूछूंगा, इंटरव्यू करूंगा। ओके, दैट्स अ बिग वन, होल्ड ऑन शेहजाद। ये अमित शाह ने क्यों बोला बंगाल की खाड़ी में? ऑडियोज डाउन, बंगाल की खाड़ी में फेंकेगा। देन रोहित सिंह। हिंदी एंकर्स और एडिटर्स की खासियत होती है कि हिंदी मुहावरों पे आपकी अच्छी पकड़, आप शो के एंड में करते भी। अब मैं कल बोलूंगा मैं उखाड़ के फेंक दूंगा तो बोलेंगे बिल्डिंग उखाड़ने की बात कर रहा है, मतलब कोई सेंस है इनकी बातों का। दूसरी बात सर, मतलब क्या कहने का मतलब क्या था कि चुनाव हरा देंगे? अरे भाई मेटाफोरिक होता है भाई, मेटाफोर जिसको बोलते हैं। और 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड मान्यवर, देखा ऐसा है, आपने बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर एज ए रिपोर्टर यू हैव कवर्ड नवीन चावला जी, गोपाल स्वामी ने क्या बोला था, आपने सेशन जी को कवर किया, आपने गिल को भी कवर किया। भाजपा ने चाहे 1000 मतभेद हो, कभी ये नहीं कहा कि उनके तलवे। नवीन चावला के बारे में तो मिस्टर गोपाल स्वामी ने बोला था कि टॉयलेट ब्रेक के नाम पर सोनिया गांधी को इन्फॉर्म करते थे चुनाव की डेट्स। तब भी आप भाजपा का एक नेता का बयान संविधान के खिलाफ बताओ, और ये संविधान के साथ है। आज मुझे छोड़ दीजिए, ज्ञानेश कुमार जी पर जो बोला ना, मैं होप करता हूं आपके शो का कॉग्निजेंस ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। मतलब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं, इनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ऐसी भाषा, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है क्या? ओके फराज 30 seconds. Do you think whatever happened in Malda is fair enough? Do you defend that also? Forget it is ruling or versus opposition. किसी हिंसा, अमीर जी, हिंसा किसी भी मसले को समाधान नहीं दे सकती। मेरी पार्टी, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी गांधी जी को मानने वाले हैं, लोहिया जी को मानने वाले हैं, जयप्रकाश जी को मानने वाले हैं, अंबेडकर जी को नहीं। ये जरूर देखना पड़ेगा कि हिंसा के कारण क्या है। अब इन्होंने क्या कहा, शहजाद भाई ने 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि ये उम्मा न्यूज क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन शहजाद भाई आप बता जरूर दीजिएगा। लेकिन जिस मकसद से इन्होंने कहा था, तो अमीर जी आपके चैनल पर बार बार अपमान कुछ लोग किसी समुदाय का करते हैं। ये नहीं, ये हम इसको नहीं, क्या है ये अच्छा भी नहीं समझाऊंगा उम्मा न्यूज़ क्या है। ओके बताइए। मैं बोल सकता हूं, आप नाराज होना खत्म हो गए तो मैं बताऊंगा। आप बोल दीजिए। मैंने मुझे कंप्लीट करने दिया। अब इन्होंने कहा कि एक बार जहर उगल दीजिए पसमानदा के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए सर, अरे सर सुनिए तो, बोलिए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का बयान ऐसा बता दीजिए कि जो संविधान विरोधी हो। अरे मैं के सुदर्शन जी का बता देता हूं,
जी मैं एक सेकंड, ये उम्मा न्यूज क्या है उसमें 10 सेकंड देन रोहित एंड आनंद दुबे। ओके 10 सेकंड ऑडियो ऑन। ओके देखिए ऐसा है, आजकल वॉर की न्यूज़ बहुत चल रही है और वॉर उम्मा की, जहां उम्मा है वहीं तो वॉर हो रहा है और वहां से फेक न्यूज़ बहुत आती है, तो वहीं से आया होगा कि डिसॉल्व हो गई है बंगाल की सरकार। तो मैंने बोला उम्मा न्यूज़ तो नहीं, ईरान और पर किसी समुदाय विशेष पे नहीं मैं उसी समुदाय से हूँ भाई। ये तो ये हो गया कि मैं समुदाय पे थोड़ी बोला, मैंने स्रोत पे बोला है जो इलॉजिकल थॉट प्रोसेस। नहीं एक सेकंड, हो जाएगा। आनंद दुबे और रोहित वेट कर रहे हैं, अन्याय हो जाएगा। देखिए मुझे 20 मिनट हो गए प्रोग्राम। आनंद जी से जाने से पहले बहुत महुआ मोइत्रा ने बोला गुजराती का कोई लेना देना नहीं था फ्रीडम फाइट में, फिर सावरकर जी को गुजराती बना दिया। ये गांधी पटेल के जो अनुयायी है और जो उम्मा न्यूज पे इतना भड़क गए, सुलग गए सिलेंडर की तरह, वो थोड़ा इस पे सुलग गए। चलिए ठीक है मैं महुआ मोइत्रा के विषय पे बाद में आऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रोहित आपके पास आता हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा सीधा सवाल है, क्या ये सामान्य घटना है, इसको सामान्य तौर पे ले सकते हैं या फिर दिस इज अ बिग वन? देखिए अब आपने हमको बोलने का अवसर दिया है तो मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। उसमें कुछ आपत्तिजनक होगा तो मेरे बात के बाद उस पर आपत्ति व्यक्त करके जो निर्णय देना होगा दे दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में क्रूर शासक नेपोलियन बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर और बेनितो मुसोलिनी की प्रतीक ममता बानर्जी के नेतृत्व में हिटलर शाही शासन चल रहा है, जिसमें बांग्लादेशी मानसिकता के लोग मालदा के क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रखते हैं। उन लोगों ने वही कुकृत्य किया जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 47-56 कार्बाइन और तोप के बल पे होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी बंधक बना के जेल में डाल दिया जाता है, अलगाववादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों को बंधक बना दिया, जो अत्यंत निंदनीय है, जिसपे देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कॉग्निजेंस लिया है। और सुन लीजिए महत्वपूर्ण बात, बानो शब्द जो है उर्दू में सम्मानित महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। ममता बानो के समर्थकों के पेट के जगह कपार में अपेंडिसाइटिस का दर्द कबड़ गया है। बंगाल को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। देश में जिस तरह से अमन और शांति है, बंगाल में अमन और शांति की स्थापना होगी। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने देश में समता, समानता का अधिकार देश के हर नागरिक को दिया है। ममता बानो अपने दुलड़ुआ रिजेक्टेड भतीजा अभिषेक बनर्जी को स्थापित करने के लिए बंगाल की जवानी को निशानी मिटाना चाहती हैं, अदानी जी के साथ फोटो खिंचवाती हैं। आज चुनाव आता है तो देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रभक्त उद्योगपति आदरणीय अदानी जी पर सवाल उठाती हैं। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, बंगाल की खाड़ी में ममता बानो के पापों का अनाचार, अत्याचार, कदाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फराज कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद दुबे अपनी टर्न का बेसब्री से इंतजार करें। फराज कमेंट ऑन रोहित 30 सेकंड। बस 20 सेकंड्स, बस 20 सेकंड्स प्लीज, जरूरी है 20 सेकंड्स। जी बोलिए। हाँ अमीर जी मैं रोहित जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने अभी कहा कि बांग्लादेश की विचारधारा या क्या बांग्लादेश का बड़ा वो किया। भारत सरकार ने बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए इस बजट में क्यों दिए? उनके डेवलपमेंट के लिए, और उस समय दिए जब हमारे हिंदू भाइयों को जला करके मारा जा रहा था। जवाब ले लेते हैं। 60 करोड़ की सहायता 40 सेकंड हो गए जवाब। ओके रोहित 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। रोहित 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। फराज किदवई जी, बांग्लादेश का निर्माण भारत ने कराया, भूल गए हैं क्या आप? भारत नहीं होता तो पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता। मानिक शाह जी को पढ़ लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। मानिक शाह जैसे महान सेनानी को। अरे सुनिए, जवाब देते हैं, सुनिए ना। आपकी सरकार होती ना मौलाना अखिलेशुद्दीन यादव की, तो 6000 करोड़ दे देते भारत का खजाना खाली करके। आपका नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग अगर हमारे नेता को कहेंगे तो ये नाथूराम। बड़ी खबर आ रही है। आनंद शर्मा ने तारीफ करी है नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं आनंद शर्मा। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी असहमति जताई है। विदेश नीति का पर बयान देश हित में होना चाहिए, सीधे तौर पे बोला है। राष्ट्रीय एकता समय की मांग है। आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारत जोखिम को कम करने के लिए यह सब कदम उठा रहा है। कांग्रेस के
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी की नरेंद्र मोदी की रणनीति को सराहा है जो फॉरेन पॉलिसी पे है। मैं आनंद शर्मा से एक और आनंद दुबे की तरफ चलता हूं। दुबे जी, देखिए बंगाल का चुनाव अपनी जगह है और हो रहा है, लेकिन 7 अधिकारियों को अगर बंधक बनाया जाएगा तो उसको गलत ही कहा जाएगा, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, आनंद शर्मा भी कह रहे हैं कि ठीक है, यानी वो कह रहे हैं सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज देश के प्रधानमंत्री को कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे विपक्ष के नेता। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई, आपको, आपके सभी दर्शकों को हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव जी जय बजरंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 1982 में एक पिक्चर आई थी देश प्रेमी, उसमें एक गाना था, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। काश ये गाना जमीन पर, धरातल पर सही उतरता। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, हर 5 साल पे चुनाव होने हैं, मुद्दों पे दोनों पार्टियों को लड़ना चाहिए, जो ज्यादा बेहतर होगा वो चुन के आ जाएगा। 2011 से लगातार ममता दीदी चुन के आ ही रही हैं, 2011 से लगातार बीजेपी चुन के आना चाहती है, तो अगर 2026 में जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वो चुन के आएगा। इसमें हिंसा का रोल कहाँ आया? इसमें मारा मारी, लूटपाट, हत्या, अपहरण बिल्कुल नहीं है। अब मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए दुबे जी, मेरे दूसरे प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए। आनंद शर्मा तो तारीफ कर रहे हैं मोदी सरकार की रणनीति की। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि आज पूरे विश्व में युद्ध का माहौल है, लेकिन भारत में जानते हैं क्यों माहौल नहीं है? क्योंकि यहां विश्वास है, ये सनातनियों का देश है, यहाँ धर्म ध्वज हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे देश में हमेशा धर्म के काम होते हैं, हमारे देश में सबको इकट्ठा लेकर चलने का प्रयास होता है। सरकारें आते जाते रहती हैं, 1947 से 2026 के बीच में कई सरकारें बदल गई, लेकिन अगर बदला नहीं तो देश का विश्वास नहीं बदला। अगर कुछ कमजोर नहीं हुआ तो देश की एकता कमजोर नहीं हुई। सरकार इस समय जिस बखूबी ढंग से देश को संभाल के चल रही है, काबिले तारीफ है। लोग सम्मानजनक स्थिति में, लोग सरकार से लाख मतभेद होंगे हमारे आपके, लेकिन हमारे घरों के गैस के चूल्हे चल रहे हैं, हमारे गाड़ियों में डीजल पेट्रोल पहुंच रहा है। ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, सबसे हम कूटनीतिक ढंग से काम कर ही रहे हैं। यहाँ बात हो ही नहीं रही है। बात तो हो रही है कि जब गलत होगा तो सरकार को हम घेरेंगे, जब कुछ हमारे ऊपर अन्याय होगा आलोचना करेंगे, लेकिन जब सब अच्छा है तो पीठ भी थपथपाएंगे। यही तो लोकतंत्र है, यही तो हमें संवैधानिक अधिकार मिले। जिसमें रहते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करें? आपको अच्छा लगाने के लिए क्या करें? आनंद शर्मा को अच्छा लग रहा है, अब बताइए। कमलनाथ को भी ठीक लग रहा है, वो कह रहे हैं कोई सिलेंडर की दिक्कत नहीं। आनंद जी, देखिए हमारे प्यारे भाई आनंद जी को मैं 2 बातें बोलूंगा, अपने आनंद दुबे जी को। आनंद जी, आपको पता है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिवसेना के लिए क्या कहा था? मैं इतने बड़े न्यूज चैनल पे बोलने जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज है, पता नहीं है लोगों को। इंडियन एक्सप्रेस 5 मार्च 1989 को छपा था, 5 मार्च 1989। अटल बिहारी वाजपेयी ने शिवसेना के लिए क्या कहा था? वो वाली शिवसेना भी अब बची नहीं है। सर सुनिए, अटल जी भी अब इस दुनिया में रहे नहीं है। मेरा विषय है इस आनंद दुबे को, जो आनंद शर्मा के विषय पे बोला है, आनंद से उस बात का जवाब दीजिए आनंदित होते हुए। आप क्यों नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज और बाकी सब गालियां दे रहे हैं लगातार? जवाब दीजिए, सरेंडर क्यों कह रहे हैं? वो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम उनकी पॉलिसीज के जो उनके गलत डिसीजंस हैं, जो वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उसके लिए तो हम बोलेंगे। क्योंकि जब वो बोलेंगे कि ईरान से तेल नहीं लेना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी आनंद शर्मा गलत कह रहे बोलेंगे, आनंद दुबे भी गलत कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस में मैं बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस में आत्मघाती दस्ते हैं। अच्छा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, जो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा। टक्कर में एक ब्रेक के उस पार बड़ी खबर देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। आनंद दुबे साहब एंड देन सोमनाथ भारती। आनंद दुबे, आत्मघाती दस्ता। अमीश भाई, चाहे आनंद शर्मा जी हो, चाहे फराज किदवई साहब हो, चाहे आनंद दुबे हो,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं रखते। महत्वपूर्ण बात रखती है देश के 140 करोड़ जनता। अगर 140 करोड़ जनता सुकून से है, इतने बड़े पूरे विश्व के युद्ध में भी हम पर आंच नहीं आ रहा है और हमारा जीवन सुचारू ढंग से चल रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि सामूहिक प्रयास का असर है। उसमें मोदी जी भी आ गए, उसमें अमित देवगन जी भी आ गए, अमित शाह जी भी आ गए। अरे भाई, इस देश में ही तो सब लोग हैं, सब मिलजुल कर इस देश के जो आए हुए संकट है उससे उबरना चाहते हैं। तो उसमें ज्यादा तू मैं करके, ज्यादा आलोचना करके समय नष्ट करने की बजाय कुछ सलाह हो जो सरकार को दिया जा सकता है, वो सरकार को हमें देना चाहिए और सरकार उसको सुचारू ढंग से अपनाए ताकि देश के संकट से हल निकाला जा सके। सिंपल सी गणित है। अपनी बात को रखते हुए टाइम लिमिट को फॉलो करेगा, ऑडियो अपने आप डाउन हो जाएगा। 40 सेकंड शार्प। अमित जी, देखिए, जो बातें की जा रही है ना, जो कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं और आपको पूरी दुनिया सुनती है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ सवाल जो अनकंफर्टेबल हैं बीजेपी को, वो भी पूछ डालें साथ में। अगर आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट आई है तो उस पर क्यों नहीं चर्चा करते आप? अगर सेंट्रल फोर्सेस का भाजपाकरण किया गया, दिल्ली चुनाव के जस्ट पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप 6 महीने के लिए बंद कर देते हो, उस केस में, जिस केस में कोर्ट कहता है, कोर्ट कहता है, न्यायालय कहता है कि इसमें तो यह भी तथ्य नहीं है कि केस चलाया जा सके। लेकिन सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले आप कहते थे कांग्रेस की वजह से आप चुनाव हार गए, इसी मंच पर आपने बोला कि कांग्रेस की वजह से हम लोग चुनाव हारे, इसी मंच पे आपके बड़े बड़े नेताओं ने बोला कि कांग्रेस की वजह से हम चुनाव हारे। कांग्रेस भाजपा का ही अंग है। कांग्रेस भाजपा का है। आनंद दुबे, कांग्रेस भाजपा का अंग है, ये नई कहानी पता लग रही है। रोहित सिंह, कांग्रेस भाजपा का अंग है, ये नई कहानी पता लग रही है देश के अंदर। मैं बिल्कुल मौका दूंगा। आनंद दुबे, आनंद ओके, होल्ड ऑन। ओके आनंद दुबे, अरे कांग्रेस ने तो कितना बोलेंगे सोमनाथ जी? आनंद दुबे की तो आने दीजिए, सीट ला करके। ओके आनंद दुबे प्लीज, ऑडियो डाउन। आनंद दुबे, अरे कौन किसका अंग है, या किसमें किसका रंग है, या किस रंग में कौन भंग है और कौन मलंग है, इस पर चर्चा बहुत बार भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और भाजपा ये एक हैं, ये तो आश्चर्यचकित है। फिर तब लफड़ा क्या है, तब चिंता क्या है? जब कांग्रेस और भाजपा एक है तो सब कुछ नेक है। तो फिर क्या कहें? कांग्रेस और बीजेपी, ओके सोमनाथ कुछ कहना चाहिए? सोमनाथ जी, कांग्रेस और बीजेपी एक है? सोमनाथ जी, भाजपा के लफड़ा यही है जब बात आती है आम आदमी पार्टी को। अरे लफड़ा ये है कि आप लोग चुनाव जीत नहीं रहे हैं। लफड़ा ये है कि आप समझ नहीं रहे हैं जनता क्या चाह रही है। आप धुरंधर 2 को गाली दे रहे हैं, पब्लिक धुरंधर 2 को पसंद कर रही है। लफड़ा ये है, लफड़े की बात ना करें। ऐसा है माननीय जी, आप कितने गाना भी गा लें, लेकिन ये दुनिया देख रही है। गाना नहीं गा रहा, गाना तो एक ही है, रंबा हो, यही चल रहा है। बिहार के लोग गैस के लिए तबाह हो रहे हैं। ओके, ना कोई तबाह नहीं हो रहा, तकलीफ जरूर हो रही है, कोई तबाह नहीं हो रहा। हिंदुस्तानी कमलनाथ ने बोला कोई तबाह नहीं हो रहा। ओके आनंद दुबे, आपको पूरा समझ। आनंद दुबे, लोग तबाह हो रहे हैं। नहीं, देखिए अमीश भाई, 100 बार तो बोल रहा हूं ऑपोजिशन तबाह होता हुआ दिख रहा है। देश के नब्ज को पढ़िए, देश की नब्ज को समझिए। धुरंधर बनना है तो कष्ट झेलना पड़ेगा। धुरंधर एक दिन में आप नहीं बन सकते हैं, आपको बरसों हमजा बनना पड़ेगा। जब हमजा बनते बनते लोगों के दिलों पर समझने लगेंगे तब आप फिट होंगे। और आज विपक्ष की जो स्थिति है ना, वो हमजा बनने की नहीं है। और हमजा तभी आप बन सकते हैं जब कष्ट उठाना शुरू करेंगे। आप धर्म को साथ लेकर चलिए, धर्म को मत कोसिए। जिसने धर्म का अपमान किया वो तबाह हो गए। इतिहास इस बात का गवाह है। विपक्ष जिस दिन सनातन का झंडा लेकर चलने लगेगा, विपक्ष चुनाव जीतने लगेगा। सिंपल सी गणित है। और आज हनुमान जी की जन्मोत्सव है, सभी विपक्ष को प्रणाम करना चाहिए हनुमान जी से। बजरंगबली को हनुमान जी, हमजा बनना पड़ेगा। आप लोग हमजा बल दीजिए, जैसे आपने पूरे दुनिया में राम भगवान। नहीं, मैं अपना टर्न अभी कंसीड नहीं करूंगा, प्लीज। बोले। प्रॉब्लम ये है कि हम, आनंद जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए ना भाई। आपको इतनी समस्या, आप उनके अलायंस में है क्यों समझ में नहीं आता भाई। सुनिए, हमजा छोड़िए, ये तो ल्यारी गैंग बन के बैठे हैं।
अब लियारी गैंग एक के बाद एक झूठ। अच्छा, फराज जी ने क्या बोला कि आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर और कमलनाथ आत्मघाती दस्ता है। फराज किदवाई ने बोला है कि शर्मा आत्मघाती दस्ता है। ये सुन लीजिए सब लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश हित की बात की, मैंने कुछ और नहीं बोला है। शर्मा आत्मघाती दस्ता है। अभी आनंद दुबे जी के बारे में भी बोल सकते हैं, और यूपी बिहार के बारे में ममता बनर्जी ने बोला ये गुंडे हैं, ये मुर्शिदाबाद में रेप करते हैं। ये स्टेटमेंट इनको स्वीकार्य है, पर आनंद शर्मा आत्मघाती दस्ता है। याद रखना। रोहित सिंह 20 सेकेंड्स, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स समझ रहा है और बीजेपी भी सेंट्रल फोर्सेस के सहारे राजनीति करती है? यस और नो? रोहित सिंह, जो करती है, देखिए सुनिए, आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के सम्मानित रिजेक्टेड मूर्छा खाए हुए राजनेता अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित भाव के साथ दुराभावना का परिचय देते हुए गलत आरोप लगा रहे हैं, जिसको जनता लगातार हर चुनाव में रिजेक्ट करते जा रही है। उन आरोपों का आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की जनता आतुर है, व्याकुल है, उत्सुक है। लेकिन क्या सेंट्रल फोर्सेस को मिसयूज हुआ उसी दिन जो ऑपोजिशन है? मेरा सवाल है, जो सेंट्रल फोर्सेस को मिसयूज करा जाता है, अरे काहे मिसयूज करेगा? राहुल गांधी को संसद में जाने का फुर्सत नहीं है। तो फिलहाल टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।